नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र के साथ कई राज्यों में राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और आपको तो मालूम होगा कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें हैं। उनमें से 5 सीटों का तो नतीजा तय है। 6वीं सीट जो है उसके लिए बवाल खड़ा हो गया है। कौन खड़ा होगा, किसको दूसरा उम्मीदवार, किसका तीसरा उम्मीदवार। हमारे संभाजी राजे भी उस मैदान में उतरे थे, आखिर में वो बैकफुट पर आ गए। ये सब हो रहा है। उसी के बीच विधान परिषद के 10 सीटों का चुनाव घोषित हुआ है। अब 10 सीटों में अगर हिसाब से हम देखें तो 4 सीटें आराम से बीजेपी जीत जाएगी। 6 सीटें बची है, वो तो महाविकास आघाड़ी जीत सकती है। लेकिन इसमें भी एक बात अगर आपको याद होगा कि 2 साल पहले ऐसे ही चुनाव हुआ था और उस वक्त 9 सीटें थी मेरा ख्याल है। तो 9 सीटों में बंटवारा विधान परिषद का 5 और 4 ऐसा हुआ था। आज भी बीजेपी विधान परिषद की 4 सीटें जीतेगी आराम से, ये बोला जाता है। विधान परिषद की एमएलसी 2 साल पहले भी वही हुआ था। 4 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और 5 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती थी। इस समय 1 सीट ज़्यादा है, 10 सीटें हैं। लेकिन पिछले समय जब विधान परिषद का चुनाव हुआ था उस वक्त महाविकास आघाड़ी में थोड़ा टेंशन पैदा हो गया था, क्योंकि 5 सीटें महाविकास आघाड़ी आराम से जीत रही थी और बीजेपी की 4 सीटें अगर जीतनी है तो चौथी सीट के लिए झगड़ा हो सकता था, लड़ाई हो सकती थी। अगर 10 उम्मीदवार खड़े हो जाते, जितनी सीटें हैं उतने ही उम्मीदवार होते हैं, तो वोटिंग होता नहीं, मतदान होता नहीं। तो पिछले समय ये जो चौथी सीट है बीजेपी की, वो बीजेपी को नहीं मिल सकती। अगर हम लड़ते हैं तो हमारे पास इतने वोट है कि हम 6वीं सीट महाविकास आघाड़ी जीतेगी और बीजेपी को 3 सीटों पर समाधान करना पड़ेगा। ये कांग्रेस का दावा था, क्योंकि उस वक्त 2 साल पहले कांग्रेस को 1 सीट छोड़नी पड़ी थी, जबकि एनसीपी 2 सीट पर लड़ रही थी, शिवसेना 2 सीट पर लड़ रही थी और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर समाधान मानने को कहा गया था। लेकिन कांग्रेस के नेता बोल रहे थे हम भी दूसरा उम्मीदवार खड़ा करेंगे ताकि महाविकास आघाड़ी के विधान परिषद में 6 उम्मीदवार जीत जाए। लेकिन अगर कांग्रेस दूसरी सीट यानी महाविकास आघाड़ी की 6वीं सीट लड़ाने की कोशिश होती तो बीजेपी का चौथा कैंडिडेट और महाविकास आघाड़ी का 6वां कैंडिडेट, इसमें संघर्ष हो जाता। और वो संघर्ष उस वक्त तो महाविकास आघाड़ी को नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था और देश के सारे चुनाव आयोग ने रद्द कर दिए थे, स्थगित कर दिए थे। मेरे ख्याल है उस वक्त पहला या दूसरा लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के रहते देश के सारे चुनाव आयोग ने रद्द कर दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये पैदा हो गया था कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर तो बने थे, लेकिन वो विधान परिषद या विधानसभा किसी भी तरीके से विधायक नहीं थे। और जब विधिमंडल का जो सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री वगैरह बनता है तो उसको 6 महीने की सहूलियत दी जाती है कि भैया 6 महीने के पहले आप विधिमंडल का सदस्य किसी भी ढंग से चुनकर आ जाओ। तो उस वक्त ये बताया गया था कि भैया नवंबर में जब सरकार बनी तब ये तय हुआ था कि नेक्स्ट चुनाव जो अप्रैल में आने वाला है, तो उस वक्त विधान परिषद में उद्धव ठाकरे को
विधानसभा से चुने जाने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनमें से विधायक बनाया जाएगा विधान परिषद का। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि मार्च आते आते कोरोना दुनिया भर फैल गया और दुनिया के हर देश में लॉकडाउन चल रहा था, तो भारत में भी लॉकडाउन लगाना पड़ा। अगर लॉकडाउन में बाकी सारे व्यवहार बंद कर दिए गए थे, कामकाज, बाजार, ऑफिस सब कुछ बंद हुआ था, स्कूल बंद हुए थे, तो उस वक्त तो चुनाव नहीं हो सकता, वोटिंग नहीं हो सकती। इसलिए चुनाव आयोग ने देश भर के सारे चुनाव स्थगित कर दिए थे, पोस्टपोन कर दिए थे। अब ये जो मामला, उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम पैदा हुआ, तो ये चालाकी ये कर दी गई कि विधान परिषद में राज्यपाल अपॉइंटेड यानी नामनियुक्त किए हुए 2 एमएलसी की जगह खाली थी। कुछ 2 एमएलसी थे जो विधानसभा में चुनकर आए थे, तो उनकी जगह खाली थी, तो राज्यपाल उस जगह पर एक कैंडिडेट खड़ा कर दे, यानी एक जगह पर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का नाम निर्देशन करे। तो राज्यपाल ने उसको साफ नकार दिया। इसका कारण ये था कि ये प्रथा नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो लोगों में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनकर आने वाला संसद सदस्य या विधिमंडल सदस्य होना चाहिए। बस इसी कारण से राज्यपाल ने नकारा था। और भी एक कारण था कि जो 2 सीटों पर राज्यपाल नाम नियुक्त कर सकते थे जो खाली थी, उसकी मुदत सिर्फ, यानी उसका जो टाइम था, पीरियड था, वो 2 महीने के लिए बचा था। यानी उद्धव ठाकरे नाम नियुक्त विधायक भी बन जाते तो उनका कार्यकाल 1.5 या 2 महीने में खत्म होने वाला था, यानी फिर से उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ना पड़ता। लेकिन उस वक्त कुछ केंद्र सरकार ने मदद की और वो चुनाव हो गया। और ये तय हुआ था, शायद उसकी कोई खबर नहीं आई थी या ओपनली कहा नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री को गुहार लगाई थी उद्धव ठाकरे ने। और प्रधानमंत्री ने हमारे जो उस वक्त के चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोरा, अमेरिका में अटके हुए थे, उनसे फोन पर बात की और उन्होंने भारत में बैठे जो 2 और चुनाव आयुक्त थे उनसे बात की और ये तय हो गया कि महाराष्ट्र की विधान परिषद का चुनाव मई महीने में किया जाएगा। अब उसमें क्या तय हुआ था वो बोला नहीं गया। उसके लिए राज्यपाल ने चुनाव आयोग को खत लिखा था कि भाई ये चुनाव ले लो, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जो है उनको विधायक बनना जरूर है, उनके वोट रेडी है, सिर्फ चुनाव होना जरूरी है। लेकिन शायद ये तय किया गया कि जितनी सीटें होगी उतनी ही सीटें, उतने ही उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। इसलिए बीजेपी या वोटिंग ना हो, बिना वोटिंग का चुनाव हो, इसलिए वो तय किया गया। तो 4 बीजेपी और 5 महाविकास आघाड़ी, इतने ही उम्मीदवार खड़े हुए और बिना वोटिंग के उद्धव ठाकरे विधायक बन गए, विधान परिषद के सदस्य हो गए और ये सरकार चली। अगर केंद्र सरकार मोदी या बीजेपी को कुछ गड़बड़ ही करनी थी या बदले की भावना से ही राजनीति करनी होती, तो वो उसी वक्त ये सरकार आराम से कॉन्स्टिट्यूशनली गिरा सकते थे। क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर ही विधायक नहीं बन सका तो उसको इस्तीफा देने के बजाय दूसरा कोई चारा ही नहीं बचता। और अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी मिनिस्ट्री अपने आप में रिजाइन हो जाती है, इस्तीफा देती है और सरकार खत्म हो जाती है। राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति का शासन शुरू हो जाता। लेकिन मोदी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करती। इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को गुहार लगाई, उन्होंने चुनाव आयोग से बात की और चुनाव आयोग ने स्पेशल केस करके बिना वोटिंग का ये चुनाव हो ऐसी तजवीज कर दी। और 4 सीटें बीजेपी और 5 सीटें महाविकास आघाड़ी। और इसमें भी तनाव पैदा हो गया था। कांग्रेस आग्रह करके बैठी थी कि हम तो दूसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे ही। तब कांग्रेस को उद्धव ठाकरे ने धमकी दी थी, अगर आपने दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो मैं
अपना जो पर्चा है उम्मीदवारी का वो वापस ले लूंगा। इसका मतलब ये था, उद्धव ठाकरे ने धमकी दी थी, अगर कांग्रेस छठी जगह यानी कांग्रेस की दूसरी जगह लड़ाना चाहेगी तो ये सरकार गिरेगी। यहां तक पहुंचा था मामला। इसलिए मैंने आज जो 10 सीटें हैं उसमें भी ऐसी चर्चा चल रही है कि महाविकास आघाड़ी 6 और बीजेपी के 4, इस ढंग से चुनाव होगा। राज्यसभा की तो 6वीं सीट के लिए बवाल चल रहा है। हमें ये इसमें समझना जरूरी है कि 2 साल 2.5 साल से महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद ये सरकार बाकी क्या करती है छोड़ दो, उसकी निंदा नालस्ती हो सकती है, लेकिन एक बात पर महाविकास आघाड़ी पक्की खड़ी है कि किसी भी तरीके से चुनाव नहीं करेंगे। हमारे महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा कॉरपोरेशन महापालिका चुनाव या जिला परिषद के चुनाव वो चुनाव किसी ना किसी कारण को निकालकर आगे ढकेले जा रहे हैं, वोटिंग ना हो। इसके बीच में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो गए, 2 कांग्रेस ने जीत लिए, एक तो एनसीपी की जगह थी वो बीजेपी ने जीत ली। लेकिन इस तरीके से राजनीति चल रही है, इस तरीके से सरकार अपना गवर्नेंस कर रही है कि कोई भी चुनाव कैसे भी हो लोगों के पास नहीं जाना है, क्योंकि चीटिंग करके हमने सरकार बनाई है तो उस पर से गुस्सा मतदाता निकाल सकता है। इसलिए ये सरकार चुनाव नहीं चाहती। लेकिन इसलिए तो मराठा आरक्षण का मामला आ गया, ओबीसी आरक्षण का मामला आ गया, उसमें ऐसे पैतरे आजमाए गए कि चुनाव हो ही ना। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस ढंग से कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके आप कॉरपोरेशन का कारोबार नहीं चला सकते, स्थानीय इकाइयों का चुनाव नहीं कारोबार नहीं चला सकते, आपको चुनाव लेना ही पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासक जो होता है कॉरपोरेशन या नगर पालिका में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने काम कर सकता है, उसको एक्सटेंशन नहीं दे सकते, इसलिए चुनाव लेना पड़ेगा। इसलिए तो 2 साल से बार बार सुप्रीम कोर्ट वार्न कर रही है, टाइम बढ़ा कर दे रही है, लेकिन जो डेटा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया ही नहीं, बल्कि सेंटर के पास मांगते रहे, जो सेंटर के पास था ही नहीं, है ही नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है और सब 15 कॉरपोरेशन के चुनाव लेने ही पड़ेंगे, जिला परिषद के चुनाव लेने पड़ेंगे और उसमें बीएमसी आती है। देखो बीएमसी मुंबई या बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये शिवसेना के लिए दाल रोटी है दोस्तों, दाल रोटी है, ब्रेड बटर है। अगर मुंबई कॉरपोरेशन शिवसेना के हाथ से चला जाएगा तो शिवसेना कोलैप्स हो सकती है। शिवसेना की पूरी ताकत आपने देखा है, यशवंत यादव ये सब मामले आपने सुने हैं, मुझे नए सिरे से वो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मुंबई में ही शिवसेना की अगर ताकत है, मुंबई, ठाणा, नवी मुंबई, विरार, मुंबई के आसपास कम से कम 5-6 कॉरपोरेशन है और शिवसेना की पूरी ताकत, राजनीतिक या आर्थिक ताकत यही है। तो इसलिए अब जो अगले महीने में जून में विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव हो गए, उसमें बवाल इसलिए मचा है कि यहाँ कुछ महाविकास आघाड़ी के एमएलए अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव है वो एक्चुअली महाराष्ट्र की राजनीति में सेमीफाइनल है। एक तरीके से बोला जाता है कि जो कॉरपोरेशन, जिला परिषद वगैरह है वो मिनी विधानसभा है, क्योंकि यहां से वहां से करके पूरे के पूरे महाराष्ट्र में कम से कम आधे से ज्यादा वोटर को वोटिंग का चांस मिलता है विधानसभा होने के पहले। तो इसलिए ये जो कॉरपोरेशन और जिला परिषद के चुनाव है उसको सेमीफाइनल बोला जाता है या मिनी विधानसभा बोला जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि वो जो मिनी विधानसभा है वो मिनी विधानसभा नहीं, वही तो फाइनल होगा राजनीति के लिए, चुनाव के लिए नहीं।
एक्चुअल विधानसभा चुनाव जब होगा उस वक्त पता चलेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार लोगों को कितनी पसंद थी और कितना लोग उस पर भरोसा करते थे, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन मेरी जो राजनीति की समझ है वो अगर उस ढंग से मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वही असली फाइनल होगी जिसमें मुंबई महापालिका का चुनाव होगा, और उसमें अगर शिवसेना में गड़बड़ शुरू कर दी तो ये सरकार नहीं रहेगी। पहली बात है कि राज्यसभा की 6वीं सीट के लिए अगर क्रॉस वोटिंग होता है और बीजेपी तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके उसको जीत कर लाती है और महाविकास आघाड़ी 6वीं सीट गवाती है, शिवसेना का जो दूसरा कैंडिडेट है वो अगर हार जाता है तो उससे बवाल शुरू होगा, और उसके पीछे पीछे 10-12 दिन में विधान परिषद के 10 जगहों की सीट वोटिंग होने वाली है जो फिर से विधानसभा से होने वाली है। अगर उसमें भी 1-2 सीट की गड़बड़ हो जाती है तो मामला गजब का हो जाएगा। इसलिए मैं मानता हूं कि उससे सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन सरकार महाराष्ट्र जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं मानता हूं कि राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति में सेमीफाइनल होगी। उसमें ये सरकार लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें असली मुहर लगेगी तो वो जिला परिषद कॉरपोरेशन चुनाव के मतदान में लगेगी, और उसमें सबसे बड़ा धोखा शिवसेना के लिए है, क्योंकि मुंबई महापालिका, मुंबई बृहन मुंबई महापालिका जिसको बीएमसी कहा जाता है, उसमें करोड़ों का व्यवहार होता है। केरल जैसा एक राज्य है छोटा, उससे भी मुंबई महापालिका का बजट बहुत बड़ा होता है। नॉर्थ ईस्ट की जो छोटी छोटी स्टेट्स है उसमें 3-4 स्टेट्स हम इकट्ठा करें तो उनका टोटल बजट है उससे भी मुंबई महापालिका का बजट ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हो, और वो पिछले 25 सालों से मुंबई महापालिका पर शिवसेना कब्जा कर बैठी है, और पिछले 5 साल पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे बड़ी टक्कर उनके साथ बीजेपी की हुई थी। उसके पहले कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी ऐसी टक्कर होती थी, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ लड़े और मानो इक्वल सीट आ गई, शिवसेना की 84 और बीजेपी की 82, तो लेवल तो हो गए थे। लेकिन इसके बाद कांग्रेस में इतनी बड़ी हलचल हो गई है कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता मुंबई के बीजेपी में शामिल हो गए। उनमें से एक तो राजहंस सिंह है जो अभी एमएलसी बन चुके हैं, कृपाशंकर सिंह जो कांग्रेस के पुराने मिनिस्टर रहे और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी अब बीजेपी में आए। तो अमराठी या नॉर्थ इंडियन मतदाता जो मुंबई का है वो बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ आ जाता है, तो मुंबई महापालिका में शिवसेना हार सकती है। एक जगह नॉर्थ इंडियन शिवसेना के खिलाफ वोटिंग करेंगे और दूसरी तरफ शिवसेना का जो वोटर बेस है उस पर मन से घात लगाए बैठी है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र के राजनीति में एक बड़ी फाइनल मैच होने वाली है। उसके बाद मविया सरकार या महाविकास आघाड़ी सरकार का भविष्य धोखे में आ सकता है। दोस्तों अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।